नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। ये सीटेट लेवल के क्वेश्चन से लिए गए हैं, ये अन्य टेट एग्जाम में भी काम आने वाले हैं दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, अंत में जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में निहित उद्देश्य। यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बताना है। 4 विकल्पों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में निहित उद्देश्य या फिर इसका मुख्य उद्देश्य है वो बालक का पूर्ण एवं चहुमुखी विकास करना है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है बालकों में सामाजिक विकास की गति तीव्र हो तथा सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप खुला हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक इसके लिए क्या आवश्यक है। देखिए 4 विकल्प पढ़ूंगा, ज़्यादा समय बर्बाद होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा समय दूंगा आपको इसका आंसर टिक करने के लिए, या फिर इस समय में भी आप इसका आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके आपका आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा बालकों में सामाजिक विकास की गति तीव्र हो तथा सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप खुला हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रजातंत्रात्मक साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करे। यहां पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान शिक्षक अक्सर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। सामान्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, संवेदनशील या फिर आधुनिक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवेदनशील। संवेदनशील शिक्षक अक्सर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। यहाँ सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा कथन गलत है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में वहाँ कौन सा कथन है जो असंगत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना में अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है। यह कथन असंगत है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है संकल्पना का निर्माण क्या संदर्भित करता है। यहाँ पर आपको बताना है किसको संदर्भित करता है संकल्पना का निर्माण। 4 विकल्पों में से आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा संकल्पना का निर्माण मूल वाक्यों पर रूपांतरण के नियमों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान कहते हैं शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन व्हिसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन व्हिसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता। यह जो विकल्प है दोस्तों ये व्हिसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है यांत्रिक समाधान, केंद्राभिमुखी चिंतन, अंतर्दृष्टि या फिर विचारवेश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है वो केंद्राभिमुखी चिंतन आवश्यक है अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि कौन सी। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना, यह सबसे अधिक अप्रभावी विधि है सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतः व्यक्तित्व शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से वो कौन सा कथन है जो अंतः व्यक्तित्व शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग के प्रति धैर्य सहनशीलता के गुणों को स्वयं में विकसित कर सके। ये 4 विकल्पों में से या फिर यहाँ कथन अंतः व्यक्तित्व शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। कौन सा? पहला वाला विकल्प। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन के संबंध में कथन सत्य। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है वहाँ कौन सा कथन सत्य है सृजनात्मक चिंतन के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, इसे अपसारी चिंतन भी कहते हैं और सृजनात्मकता का परिणाम दुनिया के सभी आविष्कार है। तो यहाँ पर जो दोनों विकल्प हैं ये कथन सत्य है या फिर दोनों कथन सत्य है सृजनात्मक चिंतन के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर रिक्तस्थान कारक होते हैं जिनकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में की है। कितने कारक होते हैं गिलफोर्ड के विचार से? यहाँ पर आपको बताना है बुद्धि में कुल मिलाकर कितने कारक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 150 कारक होते हैं। गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर 150 कारक होते हैं जिनकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में की। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे किसने दिया? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे किसने दिया? थार्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने या फिर टर्मन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसे थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थार्नडाइक ने। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तादात्म्य सुरक्षा युक्ति अपनाने से समायोजन के संदर्भ में क्या महत्व है? यहाँ पर आपको बताना है क्या महत्व है तादात्म्य सुरक्षा युक्ति अपनाने से समायोजन के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो महत्व है वो किसी महापुरुष से तादात्म्य कर तनाव की पीड़ा से मुक्ति पाना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक को मशीन के पुर्जों की काम करने की कार्यविधि सिखाते समय मशीन के पुर्जे दिखाए जाते हैं। इस प्रकार बालक में पैदा हुई सोच होती कौन सी होती? वास्तविक सोच होती है, अवास्तविक सोच, तर्कसंगत सोच या फिर रचनात्मक सोच? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किसी बालक को मशीन के पुर्जों की काम करने की कार्यविधि सिखाते समय मशीन के पुर्जे दिखाए जाते हैं। इस प्रकार बालक में जो सोच पैदा होती है वो वास्तविक सोच पैदा होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि यह कौशल को मापता हो, काम करते समय बाह्य कारकों से अप्रभावित रहता हो, विभिन्न अवसरों पर जांच कर एक व्यक्ति को समान अंक दें या फिर सही भविष्यवाणी करें कि असल जिंदगी में कौन सफल होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि यहाँ विभिन्न अवसरों पर जाँच कर एक व्यक्ति को समान अंक दे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था में निहितार्थ है। यहाँ पर आपको बताना है किसमें निहितार्थ है। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था जो कि पूर्व रूढ़िगत अवस्था है, इसका निहितार्थ आपको बताना है 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षक की दृष्टि सरल और रुचिपूर्ण होना, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं तब प्रतिभावान छात्र अपनी क्षमता को पहचानते हैं। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं कि यहाँ उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्रायः प्रश्नों के उत्तर दे सकें, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, या फिर उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर योग्यता समूहीकरण के बारे में आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विभिन्न योग्यताओं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। यहाँ कथन सत्य है योग्यता समूहीकरण के बारे में। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम में मूल्यांकन की विशेषता। यहाँ पर अधिगम में आपको मूल्यांकन की विशेषता बताना है 4 विकल्पों में से कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, इसके द्वारा पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है और यहाँ शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। तीनों ही विशेषता हैं अधिगम में मूल्यांकन की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा संकेत नहीं है 4 विकल्पों में से छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3रा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आँखों का रंग। आँखों का रंग दोस्तों ये वंशानुक्रम से संबंधित कारक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के माप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा बुद्धि के माप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, ये बुद्धि के माप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3रा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से वो कौन सा अवलोकन है जो गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। यहाँ अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से वो कौन सा कारक है जो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित नहीं करता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से वो कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शारीरिक ढांचा। शारीरिक ढांचा मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर दोस्तों हमारे जो 30 प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।